आज का टॉपिक है विविध मध्यकालीन भारत। यह मध्यकालीन भारत का लास्ट और अंतिम टॉपिक है। इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जैनक। पृथ्वीराज विजय का लेखक जैनक था। नागर, द्रविड़ और बेसर है भारतीय मंदिर की तीन मुख्य शैलियाँ। नागर, द्रविड़, बेसर है भारतीय मंदिर वस्तु की तीन प्रमुख शैलियाँ। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़े का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़े का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। हवा महल जयपुर में है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप से। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा राणा प्रताप से संबंधित है। कौन सा कथन 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। यह गलत है। किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? जय सिंह द्वितीय ने। दिल्ली में जो जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला है, जो जंतर मंतर है, उसे जय सिंह द्वितीय ने बनवाई थी। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है दतिया में। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है वह दतिया में है। कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कर। भास्कर बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के रूप में जाना जाता है। कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वीणा। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। कौन से बृहद मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? अंकोर वाट मंदिर। अंकोर वाट मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? इंडियन ग्रेट पेनिनसुलर रेलवे ने। निर्माता स्मारक। अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाज़ा जो दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का बनवाया जो दिल्ली में। अकबर बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सिकरी में है। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा स्मारक बनवाया जो फतेहपुर सिकरी में है। शाहजहां मोती मस्जिद बनवाया जो आगरा में। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया जो आगरा में। औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया जो दिल्ली में। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? श्रीरंगपट्टनम की संधि। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद ने फारसी में जफरनामा लिखा। किस सिख गुरु ने नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव ने नानक की जीवनी लिखी थी।
सिखों के शयन संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का प्रवर्तन किया। 1757 में सिराजुद्दौला द्वारा पराजित किया गया था, लॉर्ड क्लाइन द्वारा। 1757 में सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइन द्वारा पराजित किया गया था। सिराजुद्दौला हारे थे, लॉर्ड क्लाइन ने उन्हें हराया था। सुगौली की संधि 1816 में किनके बीच संपन्न हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई, 1816 में हुई। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं इंग्लिश में, के अंतर्गत कौन से भारतीय राज कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर, सतारा। झांसी, नागपुर व सतारा हड़प नीति के अंतर्गत भारतीय राज कब्जे में लिए गए थे। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। अवध के नवाब नवाब वजीर कहलाते थे। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामण, जिसे चूड़ामण भी कहते हैं। चूड़ामण ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया। किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? सूरजमल को। सूरजमल को आटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेज राज में किया गया था? लॉर्ड एरनबरो। लॉर्ड एरनबरो के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था, 1843 में। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? चार्ल्स नेपियर को। सिंध विजय का श्रेय चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर कौन थे? बेंटिंग। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल बेंटिंग थे। ओडियार कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत के। ओडियार मैसूर रियासत के शासक थे। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1758। 1758 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग ने। द्वैध शासन नीति को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। प्लासी का युद्ध 1757 अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य था भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव मजबूत करना। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। उसका उद्देश्य था भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को सुदृढ़ करना, मजबूत करना। भारतीय अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाया? अवध ने। डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन ने। आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन ने संकलित किया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 में लॉर्ड मैकाले से। भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली 1835 में लॉर्ड मैकाले से पड़ी। पंजाब में सिख राज के संस्थापक थे
रणजीत सिंह। पंजाब में सिख राज के संस्थापक थे रणजीत सिंह। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञ की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? हैदर अली ने। हैदर अली की मदद से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुआउद्दीन को प्रदान की? मोहम्मद शाह रंगीला ने। मोहम्मद शाह रंगीला ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की। अंग्रेजों का पेंशन बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों का पेंशन बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। गोत प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। गोत पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल डलहौजी था। गोट पर प्रतिबंध लगाने गवर्नर जनरल डलहौजी था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर। रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। पंजाब के राजा थे रणजीत सिंह। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हुई। किस युद्ध के दौरान हुई? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया? लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी थे जिनने भारत में डाक टिकट शुरू किया। सती प्रथा का अंत करने, ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। अवध के स्वायत्त राज का संस्थापक कौन थे? सादत खां, बुरहान उल मुल्क। अवध के स्वायत्त राज का संस्थापक थे सादत खां, बुरहान उल मुल्क। किसने मीर कासिम शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को से पराजित हुए? शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन थे? अजीउद्दीन आलमगीर द्वितीय। अजीउद्दीन आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था हेस्टिंग था। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण अंग्रेजों ने व्यापार छूट का दुरुपयोग किया। सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष का प्रमुख कारण था अंग्रेजों ने व्यापार छूट का दुरुपयोग किया। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय को। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया? सर आयरकूट। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की? गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की।
सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था, अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। 1 नवंबर 1858 महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकर-चकिया से। रणजीत सिंह शुकर-चकिया से संबंधित थे। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। तथाकथित कुशासन के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैसूर राज्य के प्रशासन को लिया था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? मीर कासिम ने। मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोबिंद सिंह की। गुरु गोबिंद सिंह की समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र माना जाता है। बक्सर के युद्ध जो 1764 में हुए के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। जो बक्सर का युद्ध 1764 में समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 में। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में 1799 में मारे गए थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह थे। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी की। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? वारेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया। भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? टीपू सुल्तान थे विदेशों में दूतावास स्थापन के आधुनिक पद्धति से। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई? जॉर्ज क्लार्क ने। भारत में प्रथम रेलवे बिछाई जॉर्ज क्लार्क ने। भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति की अपहरण ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया? दादाभाई नौरोजी ने। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया दादाभाई नौरोजी ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली को किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदार ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का सबसे अधिक लाभ जमींदार ने किया। भारत में सबसे पहली सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? बम्बई में। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल बम्बई में स्थापित किया गया। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की कौन सी कृषकों को हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। किसके द्वारा बंगाल बिहार के अस्थायी बंदोबस्त या स्तंभदारी बंदोबस्त शुरू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त, जिसे स्तंभ बंदोबस्त भी कहा जाता है, शुरू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? 1820 में।
रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लागू की गई। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग को पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माछपत तटकर। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु है। जो नील दर्पण नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई है। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए? वायनाड जनपद में। कहवा बागान सबसे पहले वायनाड जनपद में लगाए गए। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। आर्थिक दोहन का विचार सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। सर थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किनके बीच हुआ? बम्बई और ठाणे के बीच। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 बम्बई और ठाणे के बीच हुआ। भारत में उपनिवेशी काल में हिटली आयोग का उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। हिटली आयोग का उद्देश्य था। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उसके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक सीमित देयता का प्रथम बैंक था जो 1881 में स्थापित हुआ। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंट एवं बम्बई प्रेसिडेंट। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास प्रेसिडेंट एवं बम्बई प्रेसिडेंट। भारत ने उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था भारतीय यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था जहां तक अदालतों को दंडिक अधिकारिक का संबंध था भारत यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रोकना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। इसका कारण था भारी उद्योग का अभाव था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कोई स्वतंत्र उद्योग नहीं था भारी उद्योग का अभाव था इसका कारण था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? 1833 चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश इंडिया का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से समाप्त किया गया 1833 चार्टर के द्वारा। अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों की से अपेक्षा की गई थी वे खेतिहारों का पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था जमींदार के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पद जिसे कहा जाता है उट के घोषणा पद 1854 के उट के घोषणा पद 1854 में है जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता
किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता में है 1817 में स्थापित किसने की? डेविड हेयर ने। हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने की। यह कलकत्ता में है 1817 में। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई रिसरा बंगाल में। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित रिसरा बंगाल में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना हुई बिहार जो वर्तमान झारखंड में है। पहले आधुनिक इस्पात लोहा की स्थापना हुई बिहार में जो वर्तमान झारखंड में चला गया क्योंकि बिहार झारखंड अलग हो गया। भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसके समय में हुई? लॉर्ड मेयो के। लॉर्ड मेयो काल में भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ हुआ। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? 1925 में। रेल विभाग के लिए अलग से बजट 1925 में प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? 1833 में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम 1833 भारत में भूमि खरीदने बसने की अनुमति मिली। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए कार्य को अनिष्ट का अनिष्ट संज्ञा दी। धन के विकास के। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट संज्ञा दी है। किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? दादा भाई नौरोजी ने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था। नानक किसकी पूजा पर जोर देते थे? सतनाम की। नानक सतनाम की पूजा पर जोर देते थे। गुरु नानक का विवाह किसके साथ हुआ था? सुलक्षणी के साथ गुरु नानक का विवाह हुआ था। किस सूफी संत ने अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव डाली? मियां मीर ने अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव डाली। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया था? इंग्लैंड में। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया था। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन अर्जुन देव ने किया था। खालसा के संस्थापक थे गोविंद सिंह। खालसा पंथ के संस्थापक गोविंद सिंह थे।